नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्को रूबियो भारत की यात्रा पर हैं और भारत में आते ही आपने सबसे पहले कोलकाता जाना प्रेफर किया था। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक सेशन किया है, बताया है कि किस तरह भारत के अंदर एफसीआरए एक्ट में इनडायरेक्टली अपनी तरफ से दबाव डालने का प्रयास अमेरिका कर रहा है। हमने यह भी बताया कि डिफेंस डील, ये सारी बातें जो उनके डे वन की यात्रा थी, 23 तारीख की जो यात्रा थी, उस पर हम सारा कवरेज आपको अब तक बिंदुवार तरीके से बता चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में हमने आपको यह बताया कि कल शाम को आप आकर के, 23 तारीख की शाम को आकर के आप प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं। और आज हम आपको बता रहे हैं कि कल दिन भर में क्या हुआ और उसके क्या मायने रहे। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि 4 दिवसीय यात्रा पर अमेरिकी विदेश मंत्री आए हुए हैं। 4 दिवसीय यात्रा में आपने कोलकाता कवर किया, दिल्ली कवर किया, आगरा और जयपुर, 4 शहर जाने वाले हैं। इन चारों यात्राओं के दौरान भारत की तरफ से उनके वेलकम में एक नरमी क्यों रखी गई है? नंबर 1, पाकिस्तान में इस बात की चर्चा है कि मार्को रूबियो पाकिस्तान आते हैं तो वहां से सोचने में मतलब कुछ आसिम मुनीर चाहते हैं कि उन्हें जाकर रिसीव करें, मोहसिन नकवी उन्हें रिसीव करने भागते हैं। वहीं भारत में उन्हें रिसीव करने के लिए किसी भी अच्छे या बड़े स्तर के अधिकारी को क्यों नहीं भेजा गया? पहला सवाल। दूसरा, मार्को रूबियो की क्या यही फ्रस्ट्रेशन सभी को बेवकूफ कह गई? इनका एक बयान कि एवरी कंट्री हैज स्टूपिड पीपल, लोगों ने इसको अपने अपने अंदाज में लिया कि ये भारतीयों को कह रहे हैं, कुछ ने इनको इस अंदाज में लिया कि इन्होंने ट्रंप को स्टूपिड कह दिया है। अब ये तो संभव नहीं है कि ये ट्रंप को स्टूपिड कहें, लेकिन इनकी कही बात ट्रंप पर जाकर के भी लगी, इस तरह की बात निकल कर आई। तो ये सारा मसला क्या है वो जानेंगे। तीसरा, इनसे जब ईरान के विषय पर सवाल पूछे गए तो इन्होंने उसके जवाब दिए, वो भी बताएंगे। चौथा, भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो फिलहाल स्थितियां बनी हुई हैं उसको ये कैसे लेते हैं, उस पर भी इनका बयान आया। और इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप का फोन सरगेई गोर के फोन पर था, यानी सरगेई गोर ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिलाया क्योंकि 250वें स्वतंत्रता दिवस मना रहा है अमेरिका। भारत के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी है वहां पर इसका सेलिब्रेशन हुआ और उस समय जो बातें हुई वो आपको बताएंगे। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने इनके मुंह पर ही ये लाइन बोली कि जिस तरह अमेरिका फर्स्ट अमेरिकियों के लिए है, भारत के लिए भारत फर्स्ट होने के क्या मायने हैं, हम वो भी आपको बताते हैं और हम अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए उन्हें कैसे कैसे फुलफिल करते चलेंगे, तमाम बातें। लेकिन इसमें 2 बड़ी बातें कि $500 बिलियन का व्यापार होगा 2030 तक, और दूसरी बात कि $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारतीय अमेरिका में कर चुके हैं। इन सारी बातों को आज के सेशन में समेटे हुए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सारी बातों के मायने समझेंगे। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से तय होगा कि आगे आकर के भारत के साथ अमेरिकी संबंध कैसे होंगे। यह जो रिपोर्ट लेकर जाएंगे यही ट्रंप को बताएंगे, क्योंकि ट्रंप के वर्तमान में सबसे ज्यादा कर्मठ जो मंत्री हैं वो इस समय सरगे यही हैं, मार्को रूबियो हैं। ट्रंप इन्हें बहुत एडमायर करते हैं। जितने भी देशों में आपने होते हुए बवाल देखे हैं उनको कराने वाले यही रहे हैं, चाहे वेनेजुएला रहा हो, चाहे ग्रीनलैंड का मामला रहा हो, फिर चाहे ईरान रहा हो, हर जगह शुरुआत यहीं से होती है। पहले यही जाकर के पूरी राह बटोर के लाते हैं, फिर ट्रंप उस पर कार्रवाई कर डालते हैं। खैर, सब चीजों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी किसी चीज में आप पीछे ना रह जाएं वो जानकारी मैं दे दूं, और वो ये है कि गर्मी की छुट्टी खत्म ना हो जाए। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि इन गर्मी की छुट्टियों में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या यूजेस किए जा सकते हैं, बच्चों द्वारा, घर की महिलाओं के द्वारा, घर के बुजुर्गों के द्वारा, उनकी क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस कहां चल रही हैं? लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ है, आप जाकर उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। रोजाना हम कोई ना कोई यूज केस सिखा रहे हैं। 30 से अधिक एआई के मॉडल्स से आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं ये सिखाया जा रहा है। अपने बच्चों को भी सिखाएं, ये एक तरह से नॉलेज अपग्रेडेशन है, आपके डेफिनेटली काम का होगा। तमाम प्रकार से हमने बहुत सारे फीडबैक्स प्राप्त किए हैं गृहिणियों के कि उन्होंने घर का इंटीरियर एआई से करना सीखा। हमने बहुत सारे बुजुर्गों के, बहुत सारे वरिष्ठ जनों के भी हमने संदेश प्राप्त किए कि उन्होंने एआई की वजह से कैसे अपनी पुरानी तस्वीरें साफ करके नई निकाल ली। कई सारे यूजेस हैं जो हम हर दिन प्रयोग में सिखा रहे हैं, आप जाकर खुद भी सीखें। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। 1 साल की वैधता के साथ यह कोर्स उपलब्ध है। कोर्स कंप्लीशन पर आप एक सर्टिफिकेट भी, एक छोटा सा एग्जाम देकर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हां, आज शाम 5 बजे लाइव क्लास है तो उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले इनकी यात्रा कोलकाता की कवर की थी और उसमें बताया था कि इनका आते ही मिशनरी जाना किस तरह से भारत के लिए मायने रखता है। एम्बेसडर सरगेई गोर ने बताया कि हम साहब वहां पर हुआ है, अब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी से आपकी मुलाकात होती है और प्रधानमंत्री मोदी से जब मुलाकात होती है तो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को लेकर, एनर्जी पार्टनरशिप को लेकर, सिक्योरिटी जो सप्लाई चेन है उसको लेकर के तमाम चीजों में इनकी बातें होती हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीर बाहर निकलकर सरगेई गोर की आती है। यह आखिरी अपडेट था जो हमने आपको दिया था। प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है सेवा तीर्थ के नाम से, वहीं पर इनकी मुलाकात होती है। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, रणनीतिक तकनीक और इंडो पैसिफिक में सहयोग को लेकर के बात की।
बैठक में उस समय विदेश मंत्री, एनएसए और ये सभी लोग मौजूद थे, सरगेई गोर भी मौजूद थे। उसका ये पीएमओ की तरफ से बयान निकल करके आ गया कि सरगेई गोर की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और साथ ही साथ में सेक्रेटरी रूबियो की भी मुलाकात हुई। उसका सारा संदेश बाहर निकल कर आया। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये लोग यहां से निकलते हैं और यूएस की जो एम्बेसी है दिल्ली में, वहां जाते हैं और वहां पर एक और एडिशनल विंग ओपन हुई है, उसकी इनॉग्रेशन की कार्यवाही पूरी करने के लिए जाते हैं। इसी बीच में रूबियो ने एक बात बोली और वो ये थी कि हमने क्वाड को फिर से मजबूत करना है। देखिए इस बात के मायने समझिए। क्वाड अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक ऐसा समूह जो चाइना को इंडो पैसिफिक में काउंटर करने के लिए बनाया गया था। शिंजो आबे ने 2017 में इसको बहुत प्रेशराइज करके बहुत बुलंदियों तक पहुंचाया था। तर्क उनका यही था कि भाई अल्टीमेटली जिस तरह से चाइना लगातार इंडो पैसिफिक में प्रसार करता चला जा रहा है, अगर अमेरिका ने अपने हितों का और जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपने हितों का ख्याल नहीं रखा तो आने वाला सिचुएशन समय थोड़ा खराब हो सकता है। बस इसी तर्ज पर क्वाड का गठन हुआ और अमेरिका ने भारत को साथ में लिया। लेकिन बीते कुछ समय से क्वाड हाशिए पर चल रहा है। कारण क्या था? भारत का ब्रिक्स के समीप पहुंचना। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य रहा है और ब्रिक्स के ऊपर अमेरिका हमेशा आरोप लगाता रहा है कि ये डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं, ब्रिक्स की करेंसी बनाना चाहते हैं। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका शामिल हैं। तो ऐसे में आरसीआई गठबंधन यानी रशिया, चाइना, इंडिया गठबंधन सबसे पावरफुल लोगों का समूह है। ये लोग ब्रिक्स में रहकर अमेरिका को बाईपास करना चाहते हैं। इनका मत है कि अमेरिका को टक्कर कैसे दी जा सके। इस ब्रिक्स के दबाव के चलते अमेरिका ने क्वाड को वैल्यू देना बंद कर दिया था। भारत ब्रिक्स में भी है और क्वाड में भी है। यह स्थिति भारत को हमेशा मध्य में लटका के रखती है कि चलो भाई अब ब्रिक्स वाले खींच रहे हैं और अब क्वाड वाले खींच रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने स्पष्ट किया कि वो क्वाड को मजबूत करना चाहता है। इससे फिर एक संदेश गया कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इस बार ट्रंप जब चाइना जाकर आए तो उन्हें बड़ी निराशा हुई, क्योंकि चाइना के आने के बाद से जिस तरह से अमेरिका के सुर बदले हैं, जिस तरह से अमेरिका चाइना को लेकर के चुप हो गया है, उसके अंदर कोई बयान ही निकल कर नहीं आ रहा है। उससे देखकर यह लगा कि चीन से अमेरिका को कुछ खास मिला नहीं, ना वादा मिला, ना कंपटीशन मिला, कुछ मिला नहीं, वो वहां से वापस हो लिया। ऐसे में इनको लगा कि अब भारत को हमें साधना चाहिए। भारत को नहीं साधा तो चाइना हमारे लिए और मुसीबत खड़ी कर देगा। ट्रंप का चीन जाना, खुद से ही प्रचार करना, चीन का कोई रेस्पॉन्स ना देना, यह अपने आप में दर्शाता है कि अमेरिका को वहां जाकर ह्यूमिलिएशन ज्यादा फील हुआ रादर देन गेन के। और इस समय मार्को रूबियो के इन बयान के मायने भी यही निकल रहे हैं। ये कहते हैं कि इंडो पैसिफिक इलाके में अमेरिका की रणनीति, भारत की बहुत बड़ी भूमिका है और क्वाड में हम मिलकर के समुद्री सुरक्षा, व्यापार, नई तकनीक और चीन के बढ़ते असर जैसे मुद्दों पर एक साथ साथ आएंगे। इसका मतलब यह साफ था कि क्वाड को लेकर के जो कल बैठक होने वाली है, मंगलवार को जो बैठक होने वाली है, उसमें आप कुछ ना कुछ और भी इनिशिएटिव लेते दिख सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि आप आने वाले समय में ट्रंप को भी भारत भेजेंगे। भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका बुलवाने का इन्विटेशन दे दिया गया है। सरगेई गोर फिर पब्लिक के सामने आते हैं। पहले एम्बेसी के कर्मचारियों को सूचित करते हैं, गर्मी के चलते इस बैठक को छोटा करके निकल जाते हैं। अपना जो इनॉग्रेशन वगैरह करना है वो करते हैं। शाम के समय 250वीं सालगिरह रखी गई थी असल में अमेरिका की, तो उसका सेलिब्रेशन रखा गया था। उसमें हमारे विदेश मंत्री, विदेश सचिव, ये सब आपको जाते हुए तस्वीरों में दिखाई देते हैं। अमेरिका के द्वारा अपनी एम्बेसी में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है, जिसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू भी शामिल होते हैं, जो पहले अमेरिका में पोस्टेड रह चुके हैं। इन सबकी मुलाकातों की तस्वीरें बाहर निकल कर आती हैं। सरगेई गोर यहां पर प्रॉपर तरीके से बीच मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे होते हैं। टेबल अरेंजमेंट होता है। जो अमेरिकी दूतावास है उसमें इस कार्यक्रम का बढ़िया सा आयोजन हो रहा होता है। जब दूतावास में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा होता है तब वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द यूनाइटेड स्टेट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हियर इन इंडिया आर नेचुरल पार्टनर्स नाउ इन द फ्यूचर, सो ग्रेट रिलेशनशिप ऑलरेडी। तो इन्होंने अमेरिका और भारत के बारे में पार्टनरशिप के ऊपर बयान देते हुए कहा, एक तो सबसे पुरानी लोकतंत्र और सबसे बड़ा लोकतंत्र एक साथ टेबल पर आकर बैठ रहे हैं। इस दिन को कुछ इस तरह से देखा जाना चाहिए, जो अमेरिका हमेशा कहता है, जबकि भारत अपने आप को ना केवल सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी क्लेम करता है, क्योंकि अमेरिका का इतिहास 250 साल से पुराना है ही नहीं, जबकि भारत के इतिहास में 5000 साल तक पुराने भी आपको एविडेंस मिलते हैं। खैर, फिलहाल के लिए इनकी जब बातचीत होती है, तस्वीरें बाहर सरगेई गोर के स्टैंड से आ रही होती हैं। यहां जयशंकर साहब भी अपनी बातें रखते हैं। जयशंकर साहब ने प्रॉपर तरीके से मीडिया को भी यहां पर संबोधित किया होता है। मीडिया जब सवाल पूछ रहा होता है तो यहां पर एक सवाल, और वो सवाल होता है भारत के एक पत्रकार का, सिद्धांत सिबल का, जिसमें वो पूछते हैं कि भाई इन दिनों यूएस सेक्रेटरी रूबियो से पूछा जाता है कि सर इन दिनों ना भारत को लेकर के बड़े रेसिस्ट रिमार्क दिए जाते हैं, मतलब भारत को लेकर के अमेरिका में कुछ नस्लीय टिप्पणियां और भेदभाव भरे पॉइंट बताए जाते हैं, इन पर आपका क्या बयान है? इस पर इनका जवाब आया कि मुझे यकीन है कि कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की होंगी, क्योंकि दुनिया के हर देश में
कुछ लोग बेवकूफ हैं। भारत में भी होंगे और अमेरिका में भी ऐसे लोग होंगे जो हर समय बेवकूफी भरी बातें करते रहेंगे, करते रहते हैं। मार्को रूबियो ने जैसे ही यह बयान दिया, यह बयान सीधा हिट हुआ ट्रंप के ऊपर। ऐसा मैंने क्यों कहा? आपको याद होगा कुछ समय पहले ही, यानी 1 महीने पहले ही, ट्रंप ने हेल होल इंडिया को करार दिया था। इंडिया को करार कैसे दिया था? असल में एक रेडियो चैनल चलाने वाले व्यक्ति हैं जो ट्रंप के मित्र हैं, उन्होंने भारत को हेल होल नर्क कहा था, उसी को ट्रंप ने एंडोर्स कर दिया था। तो भारत में काफी ज्यादा मामला गर्मा गया था कि ट्रंप भारत के लिए हेल होल शब्द यूज करते हैं। जब मार्को रूबियो से यही सवाल कहा गया कि सर अमेरिका में कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत को लेकर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, नस्लीय टिप्पणियां करते हैं, उस पर आप क्या कहोगे? तो इसमें इन्होंने कहा कि दोनों देशों में कुछ लोग बेवकूफ हैं। जब दोनों देशों में कुछ लोग बेवकूफ हैं, शायद मार्को रूबियो पहले इंस्टेंस में यह नहीं समझे कि वो बात ट्रंप के बारे में हो रही है, या फिर वो समझ गए या फिर वो इसको निकाल गए, जो भी है। लेकिन हमारी मीडिया ने इस सवाल को भर भर के उठा लिया। जब यह भर भर के उठाया गया तो चर्चा होने लगी कि मार्को रूबियो ट्रंप को बेवकूफ कह रहे हैं कि वो भारत पर ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के बयानबाजी को इन्होंने जिस लाइटली तरीके से, इनका एक तरह से ट्रोलिंग के ऊपर कमेंट्री थी कि लोग इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जो पॉइंट था इनका, ये पॉइंट लैंड असल में ट्रंप पर हुआ। ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात बनी। खैर, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस विषय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हुई। भारत में इसकी टिप्पणियां खूब हुई, लेकिन बाद में जैसे क्या हुआ ना, ये सवाल जब पूछा गया तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो अमेरिका का है, उसने इस सवाल को एज इट इज डाल दिया कि आई एम श्योर देयर आर पीपल दैट हैव मेड डम कमेंट्स बिकॉज एवरी कंट्री हैज स्टूपिड पीपल एंड आई एम श्योर देयर आर स्टूपिड पीपल हियर आल्सो। रिपोर्टर का सवाल था, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ रेसिज्म कमिंग फ्रॉम द यूएस अगेंस्ट इंडिया, व्हाट्स योर रेस्पॉन्स? ये सवाल पूछा गया था, तो इन्होंने इस तरह का जवाब दिया था। जब इनका यह जवाब दिया था तो थोड़ी देर बाद में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, क्योंकि उन्हें यह बाद में पता चला कि यह सवाल लैंड असल में कहां हो रहा था। सवाल जहां भी लैंड हो रहा हो, रशियन टाइम्स ने इसको खूब अच्छे से उठाया कि रिपोर्टर ने रूबियो को ग्रिल किया और ग्रिल करने पर उन्होंने खुद ही के जाल में खुद फंस गए। और इन्होंने बाद में मार्को रूबियो ने जाकर के ट्रंप से कहा होगा कि बाय मिस्टेक मैंने आपको स्टूपिड कह दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन के मायने निकाले जाने शुरू हुए कि पत्रकार ने सवाल बहुत अच्छे से पूछा। लोगों ने हेली लिंक को टैग करके पूछा कि देखिए सवाल करना इसको कहते हैं, सवाल हमारे देश में किए जाते हैं और वो सवाल किस तरह से हैं, वो यहां पर बातें चलती रही। खैर, फिलहाल के लिए यहां पर एक और पॉइंट निकल कर आता है और वो ये कि मार्को रूबियो भारत को लेकर क्या कहना चाहते हैं। असल में मार्को रूबियो की जैसी भारत यात्रा हुई तो उनके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जो भारत विरोधी थे। भारत विरोधी होने का क्या मतलब है? असल मायने में भारत को लेकर के अमेरिका की या फिर अमेरिका में ट्रंप समर्थकों की एक विचारधारा रही है कि हमारे जितने भी मेजर रोल्स हैं, मेजर जो पद हैं, जो कि बहुत सारी बड़ी कंपनियों के सीईओ के हैं, टेक के अंदर पद हैं, उन पदों को भारतीय लोग खा गए हैं। ऐसे में ट्रंप ने जब चुनाव लड़ा था तब यह आश्वस्त किया था कि मैं ऐसे लोगों को बाहर भेजूंगा जो H1B वीजा पर यहां आए और आकर के यहां के परमानेंट नागरिक बन गए, ये अमेरिकियों की नौकरी खा गए। तो मार्को रूबियो जब इंडिया आए ना, तो इनके समर्थकों ने कमेंट में यही कहा कि साहब आपने प्रॉमिस किया था कि इन लोगों को डिपोर्ट करोगे, आपने अब तक नहीं किया। इसके चलते ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कल के दिन ही एक मैसेज डाल दिया और वो ये था कि जो भी H1B वीजा को दोबारा रिन्यू कराने के लिए अमेरिका में ही बैठे लोग हैं वो तुरंत देश छोड़ दें। ये इसलिए क्योंकि अमेरिका में रूबियो की यात्रा के बाद बहुत ज्यादा आउटरीच पैदा हो गया है कि जिन लोगों को आप निकालने की कह रहे थे, जो लोग हमारी नौकरियां खा के बैठे हैं, आपने उन्हीं देश की यात्रा कर ली और वहां पर आप उनके गुण गा रहे हैं कि नहीं आप लोग बहुत अच्छे हैं। बोले ऐसे में आप जो वादा किए थे वो नहीं निभा रहे हो। इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कल एक तहलका मचा दिया कि H1B वीजा की वेटिंग में बैठे लोग वापस निकल जाएं। H1B वीजा एक तरह का वर्किंग वीजा है जो अमेरिका में काम करने वाले कामगारों को दिया जाता है। भारत की तरफ से बहुत सारे ऐसे टेक्नोक्रेट्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो अमेरिका में जॉब करने जाते हैं, उनके लिए वीजा H1B वीजा के तहत मिलता है, जो कि पहले 6 साल के लिए वैध होता था, लेकिन अब 3 साल का कुछ उसमें प्रक्रिया चल रही है। उसको फिर से रिन्यू कराने के लिए वहां पर कुछ सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब अमेरिकी कंपनी खुद से, जब से अमेरिकी प्रशासन ने अमेरिकियों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है, तो बड़ी संख्या में लोगों को जॉब से निकाल रही हैं। ऐसे में अमेजन, मेटा जैसी जो तमाम कंपनियां हैं, गूगल जैसी कंपनियां हैं, इन्होंने 60,000 से अधिक लोगों की छटनी कर डाली और उस छटनी में 15,000 से अधिक भारतीय निकाले गए। अब जो भारतीय निकाले गए, अब वो वहीं बैठ करके 60 दिन के अंदर या तो उसको रिन्यू कराने में कामयाब हो जाए, नहीं तो उन्हें भारत आकर के फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। इस
इस सूचना को एक प्रकार से रूबियो के कमेंट बॉक्स में आए रिएक्शंस के उपलक्ष्य में लिया गया, बताया गया। मतलब लोगों का यह मानना था कि अमेरिका खुद की साख पर, क्योंकि वो भारतीयों से नफरत इतना ज्यादा बेच चुके हैं अमेरिका में, तो जब रूबियो से यह पूछा गया तो उन्होंने उन सबको, जो नफरती लोग हैं, उन सबको बेवकूफ करार दे दिया। तो ये सब चीजों का मतलब यह था कि यहां यात्रा करने जब आप आए तब आप अच्छा बनने का प्रयास किए। टेक्निकली आप अच्छा थे नहीं। आप जब अमेरिका में थे तब भी भारतीयों के लिए नफरत थी। आप ही ने लोगों को नफरती बनाया है, जो अमेरिका में रहकर भारतीयों से नफरत करते हैं कि ये आपकी नौकरी खा जाते हैं। क्योंकि असल में अमेरिका में जो सबसे ज्यादा पेड लोग हैं, जिनकी तनख्वाह सबसे ज्यादा है, बड़े बड़े पदों पर हैं, और जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली फॉरेन डेलीगेट, मतलब विदेशी भूमि से आए हुए लोग हैं, उसमें भारतीय लोगों का बड़ा रोल है। ऐसे में भारतीय लोगों का वहां पर विरोध होता है उन लोगों के द्वारा जो अमेरिकी हैं, जॉब चाहते हैं, लेकिन भारतीयों के कारण जिन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें यहां पर निकल करके आई थी। खैर, इसी बीच में सरगई गोर बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि भारतीयों ने $20 बिलियन का अमेरिका में निवेश का कहा है। $500 बिलियन भारत और अमेरिका आने वाले समय में ट्रेड करेंगे। 2030 तक इस तरह की बातें होंगी। ये सारी बातें होती रही। इस बीच में भारत के विदेश मंत्री का बयान भी आया। यह असल में ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ बयान था। हुआ यह कि अमेरिका फर्स्ट है, यह बात जब बार बार हो रही थी तो जयशंकर साहब ने कहा कि अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है, समझ में आता है, लेकिन भारत के लिए भारत फर्स्ट है। भारत को अपने देश में ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति सस्ते दामों पर करनी होगी। भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रह सकता। हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अवर सोर्सेज करना होगा। यह सुनिश्चित करना कि हमें सस्ता तेल कहां से मिलता है, हमारे देश की आवश्यकता की पूर्ति कहां से होती है, यह करना, तय करना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें हम बहुत सी जगह पर अमेरिका के साथ अलाइन भी हो सकते हैं और बहुत सी जगह हमारी मत भिन्नताएं भी हो सकती हैं। जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसकी इजराइल के साथ भी अच्छी मित्रता है तो ईरान के साथ भी, जिसकी अमेरिका के साथ भी अच्छी मित्रता है तो रशिया के साथ भी। इसका मतलब भारत की अपनी एक केमिस्ट्री है दुनिया के साथ, और हम उसी के लिए जाने जाते हैं, और हम अपने देश के लोगों की उसी चीज की वैल्यू की पूर्ति करते हैं। ये वो कटिंग है जो मैं आपको बता रहा था, जो रातों रात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 15,000 टेक वर्कर्स के ऊपर एकदम पत्थर बनाकर फेंकी गई, जिसके कारण को मैंने आपको यहां पर बता दिया है। भारत के लोग जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं, इसको लेकर इलॉन मस्क और ट्रंप पहले भी आमने सामने हो चुके हैं। ट्रंप पहले भी डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू किए थे। आपको याद होगा, जैसे ही सत्ता में आए थे, बेड़ियों में बांध बांध करके जो लोग वहां पर डंकी रूट से पहुंचे थे उन्हें देश में भेजा जा रहा था। अवैध प्रवासी जो थे उन्हें निकाला जा रहा था। अमेरिका में अब वो पूरा मामला ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि इलॉन मस्क और तमाम ऐसे लोग जो कि अमेरिका में लोग हैं, उन्हें यह समझ में आया कि जो भी भारतीय या विदेशी यहां आ चुके हैं, असल में अमेरिका को उनकी जरूरत है, चाहे सस्ते कामगार के रूप में हो, चाहे टैलेंटेड कामगार के रूप में हो, हर तरह से। तो बीते साल जब ये बड़ी चर्चा बनी थी, तब भी हमने आप लोगों के साथ में चर्चा की थी और ये सारा जानकारी आप लोगों को हमने बताई थी। ठीक है साहब। इसी बीच में इन्होंने भारत अमेरिकी रिश्तों को लेकर के भी बहुत पॉजिटिव होने की बात कही और कहा कि भारत व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अंतरिक्ष, तमाम क्षेत्रों के अंदर मिलकर के अमेरिका के साथ काम करेगा। ये सारी बातें आपने अपनी तरफ से की। ठीक है। इनसे जब ईरान के बारे में पूछा तो इन्होंने यही कहा कि ईरान जिस तरह से कमर्शियल वेसल्स को थ्रेटन कर रहा है इंटरनेशनल वाटरवे में, वो ठीक नहीं है। ईरान के साथ किसी भी समय पर समझौता हो सकता है। हमने जो ऑब्जेक्टिव लिया था ईरान पर हमला करने का, वो पूरा हो गया है। हमारे ऑब्जेक्टिव में था कि हम इनकी नेवी खत्म करें, हम इनकी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की कैपेसिटी नष्ट करें और इनके डिफेंस इंडस्ट्री बेसिस को नष्ट करें। हम उसमें कामयाब हुए हैं और आने वाले समय में हम उन्हें यूरेनियम तो नहीं रखने देंगे और रास्ता खुलवा कर मानेंगे। यह जानकारी इन्होंने ईरान पर दी। असल में इन दिनों एक मीडिया में रिपोर्ट बहुत दिन से चल रही है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच में किसी भी क्षण समझौता हो सकता है। यह न्यूज़ लंबे समय से तैर रही है, पिछले 4-5 दिन हो चुके हैं जब से आसिम मुनीर की यात्रा हुई है, वहां से ईरान गए हैं वो। उससे पहले उन्होंने अपने साले को भेजा हुआ था, मोहसिन नकवी को। तो उनकी यात्राओं की वजह से ना ये न्यूज़ चल रही है कि ईरान के साथ कभी भी समझौता हो सकता है, कभी भी समझौता हो सकता है। ईरान अड़ा हुआ है कि मैं एनरिच्ड यूरेनियम तो नहीं पकड़ाऊंगा, बाकी समझौता करना चाहो या मत करो। ट्रंप अड़े हुए हैं कि यूरेनियम नहीं दिया तो समझौता नहीं होगा। तो ये कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है। खैर, इस बीच में आपकी मुलाकात हमारे एनएसए डोभाल साहब से भी होती है। शाम को कार्यक्रम आयोजित होता है, जिस कार्यक्रम के अंदर भारत के विदेश मंत्री भी शरीक करते हैं। ये इनका इंडिपेंडेंस डे का 250वां सालगिरह था। यहां पे सरगई गोर जो विदेश मंत्री हैं, सरगई गोर जो भारत में राजदूत हैं, ये असल में ट्रंप के मित्र कहे जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ट्रंप के चुनाव कैंपेन को इन्होंने लीड किया था। इन्होंने बहुत सारे लोगों को चुनाव प्रबंधन में, मतलब इनका तगड़ा रोल रहा है। तो ट्रंप ने इन्हें भारत विशेष मकसद से भेजा है। तो सरगई गोर ने तुरंत ट्रंप को फोन मिला दिया।
मीडिया के सामने ट्रंप को फोन मिलाया और ट्रंप ने फोन में आते ही यह कहा कि भारत जब भी चाहे अमेरिका और वह खुद उसके साथ खड़े रहेंगे। साथ में उन्होंने यह कहा कि मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं, भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। अगर उन्हें कभी मदद की जरूरत पड़े तो उन्हें पता है कि वो कहां फोन करें, वे यहीं फोन करते हैं। यह बात इन्होंने कही। मतलब एक प्रकार से ट्रंप भारत को लेकर के और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के टेलीफोन पर जब बयान दिए तो इसके कई मायने निकाले गए। मायना यह था कि मैं एक अच्छा मित्र हूं ट्रंप मोदी का, वो मुझको जब चाहे फोन कर सकते हैं, मैं यहां हूं। वो मित्रता जिस तरह की पाकिस्तान से भी क्लेम करते हैं तो भारतीयों में उसको लेकर कोई खासा क्रेज नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जो भारत ने अपने कर्तव्य से स्पष्ट कर दी और वो ये कि भारत में मार्को रूबियो की यात्रा को कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं मनाया गया। जस्ट लाइक पाकिस्तान, जो पाकिस्तान इस इवेंट को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाता था, हमने इसको नहीं दिखाया। ट्रंप का कॉल भी आया लेकिन इस कॉल को हमने जस्ट एन अनदर कॉल मान लिया। यानी कि ट्रंप की मार्को रूबियो से बात होना, ट्रंप ने मार्को रूबियो के बारे में बताना, सर्गेई गोर के बारे में बताना, ये सब हमारे लिए एज एन एडिशनल इवेंट के रूप में कंसीडर हुए। भारत इन दोनों को बहुत ही अलग तरीके से हैंडल करने में, मीडिया प्रबंधन करने में कामयाब रह गया। भारत ने इनकी मीटिंग को इतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया कि पता चल रहा है इनको रिसीव करने के लिए भारत का कोई टॉप डिप्लोमेट जा रहा है, विदेश मंत्री को विदेश मंत्री रिसीव करने जा रहे हैं। हमने मतलब जिस तरह से इनका ठंडा स्वागत किया वो पाकिस्तान तक की चर्चा बन रहा है। क्यों? क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान प्रेम में आ रखे हैं। तो पाकिस्तान प्रेम में आ रखे हैं तो पाकिस्तान ही मुबारक। आप प्रधानमंत्री मोदी से प्यार करते हैं लेकिन आप आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से भी प्यार करते हैं। तो ऐसे में हम दोनों को समान तो नहीं देख सकते। सही है कि अमेरिका का कोई परमानेंट मित्र और शत्रु नहीं होता, यह बात हम जानते हैं। इस बात को पाकिस्तानियों ने उठाया। पाकिस्तान के कई मीडिया हैंडल्स ने, सोशल मीडिया हैंडल्स ने इसको ऐसे उठाया कि मार्को रूबियो की पाकिस्तान यात्रा हो तो उन्हें लेने के लिए आसिम मुनीर खुद चाहेंगे कि जाएं, मोहसिन नकवी को भेजा जाएगा, इन सब लोगों ने जाकर के उनको रिसीव करना होता है। और भारत ने जिनको भेजा वो भारत के एक प्रोटोकॉल ऑफिसर थे वेस्ट बंगाल के अंदर, अवध सिंघल, जिनको यहां पर रिप्रेजेंटेटिव भारत का बनाकर कोलकाता में जब ये पहुंचे हैं तो इन्हें रिसीव करने पहुंचाया गया। ऐसे ही जब ये दिल्ली में पहुंचते हैं तो दिल्ली में भी नागराज नायडू कांकुर, जो कि एमईए के अंदर एडिशनल सेक्रेटरी लगे हुए हैं, वो उनको रिसीव करने पहुंचते हैं। यह दर्शाता है कि भारत इनकी यात्रा को कोई बहुत बड़े इवेंट के रूप में नहीं देख रहा। लेकिन क्या इसके असर होंगे? क्योंकि आपको याद होगा कनाडा के जो पहले वाले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनकी जब भारत यात्रा हुई थी वो इसी चीज को लेकर के थोड़े से बिदक गए थे कि भारत उन्होंने बड़ा ठंडा स्वागत दिया है। खैर, अब इनकी जो ये यात्रा है, इस यात्रा को ये कैसे लेते हैं आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए आप आगरा का ताजमहल देख रहे हैं, उसके बाद राजस्थान में जयपुर जाएंगे और आमेर किले का दर्शन करेंगे। कुल मिलाकर इनकी यात्रा भारत में बड़ी चर्चा का विषय है, विशेष रूप से तब जब भारत अमेरिका के रिश्तों में बहुत ज्यादा तल्खी आई हुई है। अमेरिका भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर होते हुए जिस तरह का बर्ताव किया वो भारतीयों को किसी भी सिरे से रास नहीं आया। जिस तरह से पाकिस्तान को उठाकर मीडिएशन टेबल पर बिठाया, भारत ने सवाल किया मार्को रूबियो से कि जो देश आतंकवाद को प्रमोट करता है आप उसके साथ में इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इनका कहना था कि मीडिएशन वो बहुत अच्छा कर रहा है, मध्यस्थता करने के लिए हम उनके साथ हैं। तो कुल मिलाकर इनके अपने हित हैं, ये अपने हितों का ख्याल रख रहे हैं और हम अपने हितों का, आप अपने हितों का। कि इन गर्मी की छुट्टियों में आइए एआई का कुछ यूज करना सीखते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आइए लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं और पढ़ते हैं। ये लाइव क्लासेस अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते तो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलती हैं। रेगुलर डाउट क्लासेस भी आपको यहां पर मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। धन्यवाद।